को मेरा नमस्कार। हमारे भाई साहब मनोज जी, चिराग जी, सौम्या जी, गुरु भाई, दुबेटा साहब, जितने भी साथी आए हैं, उदय भाई आए हुए हैं, आप सभी इतने छोटे नोटिस के ऊपर यहाँ पे आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आप सबको पता है कि कल हिसार के अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार के अंदर आ रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है इस चीज की। जब प्रधानमंत्री किसी शहर के अंदर आते हैं तो बहुत कुछ दे के आते हैं, तो ये हमें बड़ा गर्व होता है इस चीज का। लेकिन बाद में कई चीजें और भी है जिस पहलू के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और आपके माध्यम से सरकार का, जनता का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज आप चीज ने देखी है कि आज हमारे हिसार के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है। पहली बात तो पूरा हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी अगर हम देखते हैं तो आज एक आरएसएस का हब बन चुके हैं, आज भ्रष्टाचार का हब बन चुके हैं। आज जितनी कालाबाजारी, जितनी दलाली और जितने गलत काम यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, वो मैं कहता हूं दुनिया में कहीं भी नहीं होंगे जो हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर है। आप सबने एक चीज देखी होगी, हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू, जो बड़े लंबे टाइम से पूरी एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जब से इस यूनिवर्सिटी के अंदर BR कंबोज जी वीसी बन के आए हैं, तो मुझे इस चीज का डर है कि हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होना तो बहुत दूर की बात है, क्या ये यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर भी अपनी साख बचा पाएगी? इसका एक कारण है, आप सभी साथियों ने एक चीज देखी होगी, 7/10/2023 को हमने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसके अंदर हम थे और साथ में हिसार के कई मौजूद किसान संगठन भी थे। जो हिसार के अंदर पशु मेला लगा था, उस पशु मेला के अंदर बहुत देर सरकार ने करी थी और बीजों की बड़ी भयंकर तरीके से कालाबाजारी हुई थी। हमने उस समय धरना प्रदर्शन दिया था, हमारे ऊपर मुकदमे भी लगे थे, और वहां जाके अंदर जाके वीसी साहब के सामने हमने एक मांग उठाई थी कि आज अगर हम स्टूडेंट्स की हालत देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बहुत बदहाली है स्टूडेंट्स की। हॉस्टल के अंदर तुम्हारे लेटरिन बाथरूम साफ नहीं है, अरे बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद में जो आपने री एम्प्लॉयमेंट, जो आदमी 60 साल का होकर रिटायर हो चुके हैं, उस आदमी को 5-5 साल के अंदर दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रख रहे हो, तो जो बच्चे PhD कर रहे हैं, जो बच्चे MPhil कर रहे हैं, जो बच्चे MSc कर रहे हैं, आप उनकी नौकरी के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक कर रहे हो। इस चीज को आप बंद करो। और इसकी शिकायत हमने ना केवल वीसी साहब को दी, हमने बाद में ये देखा भ्रष्ट विषय है, तो हमने सरकार में कभी DC के माध्यम से, कभी मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलकर, कभी दुष्यंत चौटाला से मिलकर हमने बार बार इसकी शिकायत दी, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद जो चीज हमने कही थी वो तथ्य साबित हुई। ट्रक के ट्रक भर के दर्जनों ट्रक बीजों की वहां ले जाए जा रहे थे और कालाबाजारी के अंदर वो पकड़े गए। उसके बाद भी सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा हादसा होता है जो एक बड़ा रूह कपाने वाला हादसा था। हमारे ना सिर्फ हरियाणा की, पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट, जो MDU यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके बाद में इसी यूनिवर्सिटी HU से PhD के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। उस दिव्या फोगाट ने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने होनहारता के कारण उसको साइंटिस्ट की जॉब प्रोवाइड करी गई। लेकिन जब से ये वीसी BR कंबोज यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी बन के आया, दिव्या फोगाट को इसने तंग करना शुरू कर दिया। वैसे तो कम से कम 40-50 साइंटिस्ट थे जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उनको ये तंग करता आ रहे हैं। लेकिन दिव्या फोगाट का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। दिव्या फोगाट का बाद में आप लोगों को शायद इस चीज का पता हो कि DGICR हमारी बहुत बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की, और DGICR वो संस्था है जो हमारे जो होनहार वैज्ञानिक होते हैं उनका नाम चयनित करके आगे विदेशों में भेजती है पशु मेला के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ इस चीज का कि दिव्या फोगाट का नाम DGICR के द्वारा मैक्सिको की 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर चयनित किया गया। हर किसी ने साइन कर दिए, डीन ने साइन कर दिए, DGICR करनाल ने लिख के भेज दिया, लेकिन इस वीसी ने उसके ऊपर साइन नहीं करे। इस वीसी ने उसके बाद में एक 58 साल की अधेड़ उम्र के OP बिश्नोई, जो इसका चेला था खास, उसका नाम आगे भेज दिया। आप हैरानी मानोगे, DGICR ये चीज देख के हैरान हो गया, और DGICR ने लिखित के अंदर इस वीसी को एक बात कही, बोला हमने जिस सदस्य का आपसे नाम मांगा है ना, पहली बात तो वो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। आप एक 58 साल की अधेड़ उम्र के आदमी को हमारे पास भेज रहे हो, आपके दिमाग में खराबी है क्या? जितनी जल्दी उसके तुरंत प्रभाव से दिव्या फोगाट का नाम भेजो ताकि हम उसको आगे भेज सके। लेकिन इस वीसी ने नहीं भेजा। उसके बाद में दिव्या फोगाट के एक और ट्रेनिंग के अंदर बुलाया जाता है, सही 6 महीने बाद बांग्लादेश के अंदर। वो 15 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन उसके अंदर भी उसका नाम काटा गया और OP बिश्नोई का नाम लिखा गया। दिव्या फोगाट ने बार बार शिकायतें दी, कभी डीन को दी, कभी सरकार को दी, कभी ICR को दी, कभी बड़े अधिकारियों को दी, लेकिन डीन ने बार बार लिख के उन्होंने एक चीज भेजी, बोला दिव्या ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, वीसी के द्वारा सारा खेल किया जा रहा है, ये वीसी आपको मरवाना चाहते हैं। वीसी ने बाद में अपने एक चेले करमल मलिक को इसके ऊपर सेक्शन हेड लगवा दिया दिव्या फोगाट के ऊपर, और करमल मलिक ने डेली दिव्या फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। उसके बाद में दिव्या फोगाट बड़े गंभीर रूप से मानसिक प्रताड़ना के कारण बीमार हो जाती है, और वो लड़की एडमिट हो जाती है PGI रोहतक के अंदर।
और वहां जाने के बाद वो चीज लिख के भेजती है कि मेरी मौत हो सकती है और मेरी मौत का जिम्मेवार अगर कोई होगा तो वो केवल और केवल ये वीसी होगा, BR कंबोज और ये करमल मलिक होगा। उसके बाद भी ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार अपनी गुंगी भरी, सरकार अपनी नींद के अंदर सोई रहती है। बाद में दिव्या फोगाट सही 10 दिन बाद बड़ी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां दिव्या फोगाट अपनी मौत से मात्र एक दिन पहले एक मेल करती है और हर किसी को ट्वीट करती है, रिटर्न के अंदर शिकायत देती है, मेरे प्रोफाइल्स ब्लीडिंग हो चुकी है, दिमाग में मेरे खून जमा हो चुके हैं और मेरी मौत का जिम्मेदार ये वीसी BR कंबोज होगा और खुदा ना खास्ता मैं मर जाती हूं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस चीज का हमें डर था, किसानों का डर था, वो चीज हुई और दिव्या फोगाट की अगले दिन 27 अक्टूबर को मौत हो जाती है। 27 अक्टूबर 2024। एक महीने इस मुद्दे के अंदर कोई भी नहीं बोलता। उसके बाद में जैसे ही यूनिवर्सिटी के कई हमारी ईमानदार साइंटिस्ट मेरे पास आते हैं और जाके ऐसे कहते हैं कि हम अर्जुन चौटाला से मिलना चाहते हैं, मैं उनको बाद में अर्जुन चौटाला जी के पास लेके जाता हूं और वहां हमारी रूपरेखा तैयार होती है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इनेलो संगठन ISO लड़ाई लड़ेगा। हमने उसके बाद में इसकी लड़ाई शुरू करी। ना केवल इस वीसी का हमने निंदा करी, मैंने खुद ने पूरी ISO की टीम के साथ 10 बार शव यात्रा निकाली, इसके पुतले फूंके, यहाँ पे धरना दिए, गेटों के ताला मारा। उसके बाद में ये मुद्दा इतना उठ जाता है, इसके ऊपर इशारे के साथ से जयप्रकाश का बयान आता है। चौधरी अभय चौटाला जी बहुत लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी, बहुत बोलते हैं। सर, इस मुद्दे के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ जी, 1 मिनट में आप समझ जाओगे सौम्या जी कंक्लूजन को भी। उसके बाद भी हमने आज 3 महीने से लड़ाई बड़े बढ़िया तरीके से शुरू करी हुई है। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि आज हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, अगर सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो हो सकता है हमारी लड़ाई सरकार के साथ शामिल हो जाए। विधानसभा के अंदर ये बात होती है, विधानसभा के अंदर अर्जुन चौटाला जी 5.5 मिनट इस मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, जो इस वीसी ने एक नकली अवार्ड खरीदे थे। ये अवार्ड वाली बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में जो किसानी के जनक थे MS स्वामीनाथन, आप सबने उसका नाम सुना होगा। MS स्वामीनाथन जी के नाम के ऊपर एक अवार्ड बना था जो 2002 के अंदर देना चालू हुआ था और 2002 से लेकर 2025 तक मात्र 13 लोगों को वो अवार्ड दिया गया है और वो अवार्ड राष्ट्रपति खुद देते हैं। तो आप देख सकते हो वो अवार्ड कितना बड़ा है, कितना बड़ा सम्मान है उस अवार्ड का। लेकिन इस वीसी ने मध्य प्रदेश की फर्जी संस्था से मात्र 5,000 रुपए के अंदर वो नकली अवार्ड खरीदा और बाद में अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह मुख्यमंत्री के सामने भी एक चीज दिखाई कि मुझे तो असली MS स्वामीनाथन का अवार्ड मिला है। इसी चीज की लड़ाई विधानसभा में होती है, अर्जुन चौटाला जी लड़ते हैं, बाकी विधायक भी इसके अंदर बोलते हैं। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है इस केस के अंदर। कांग्रेस के 5 विधायक, एक निरीक्षण कमेटी बनती है HCU के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस के 5 विधायक शामिल होते हैं, जिसके अंदर गीता बुक्कल होती है, जस्सी पेटवाड़ होता है, नरेश शेरवाल होता है, 2 विधायक और होते हैं, नाम याद नहीं है मेरे को इनके। और वो लोग यहाँ पे मात्र 1 महीने पहले HCU यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के अंदर जाते हैं। वहां जाने के बाद एक सुनील हुड्डा वो आदमी थे जिनका बेटा एडवोकेट विकास हुड्डा की हत्या करवाई गई थी वीसी के द्वारा दिव्या फोगाट की तर्ज के ऊपर, और सुनील हुड्डा की ट्रांसफर कर दी गई है। बार बार कोर्ट के फैसले के बाद भी उसको दोबारा यूनिवर्सिटी के नहीं लिया जा रहा। 6 महीने तनख्वाह उनकी रोकी हुई है। सुनील हुड्डा जी की पत्नी जो विकास हुड्डा की मदर थी, वो बाद में इन 5 कांग्रेस के विधायकों से मिलने जाती है अपने बेटे का दर्द बताने के लिए और ये कहने के लिए कि मेरा बेटा मर चुके हैं, दिव्या फोगाट मर चुकी है, भारी भ्रष्टाचार हो रहे, इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करो। आप विपक्ष के 5 विधायक कांग्रेस के विधायक हो, लेकिन उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है। उस 60 साल की बुढ़ी औरत को धक्के मारे गए, उसका सिर फूट गया, 15 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही। ये जो 5 विधायक वहां कांग्रेस वाले गए हुए थे, शाम को जस्सी पेटवाड़, गीता बुक्कल ट्वीट करती है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती है, आज वहां पे हमने पशु मेला देखा और वहां जाके हम काजू बादाम खा के आए। अरे विधायकों, तुम वहां पे काजू बादाम खाने गए हुए थे या फिर तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने गए हुए थे? अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। मेरी आज से 2 महीने पहले 9 तारीख को गिरफ्तारी हुई, और मेरी गिरफ्तारी किस लिए हुई मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी के एक विधायक से मेरी बात हुई थी और मैं उसको बोला कि मैं सरकार से लड़ाई नहीं छेड़ना चाहता, मैं ये चाहता हूं इस वीसी के ऊपर सीबीआई की जांच बैठे और वीसी के ऊपर कार्रवाई हो। उसने मुझे ये कहा था कि कल मुख्यमंत्री जी HCU यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, पशु मेले के अंदर, आप वहां पे आ जाओ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिलवा दूंगा और आप सारी बातें मुख्यमंत्री साहब को बताना। मैं वहां पे अंदर मिलने गया हुआ था, ना मेरे पास कोई काला कपड़ा था, ना मेरे पास कोई हथियार था। मैं वहां पे गया मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री को, इनके सरकार के बाकी लोगों को पता लगा साहिल आया हुआ है, इन्होंने बिना किसी केस के मुझे डिटेन करवा लिया और मुझे 6 घंटे तक DSP रैंक के अधिकारी ने अपनी गाड़ी के अंदर बिठाए रखा, बाद में मुझे छोड़ दिया। आप मेरे को एक बात बताओ, ये सरकार
जिस वीसी के खिलाफ यूजीसी की एक गाइडलाइन है, ये सब आपको भी पता होगा, आप सभी ईमानदार पत्रकार हो इस सारे के। यूजीसी की गाइडलाइन ये चीज कहती है कि कोई भी इंसान अगर वीसी बनेगा तो वीसी बनने से पहले उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है, 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इस वीसी को 2 बार एक्सटेंशन की गई, अभी इसकी 1 महीने पहले 4 साल के लिए एक्सटेंशन की है। और ये वीसी बार बार एक चीज कहता था, बोला तुम जैसे लोग कितने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ लो, कितने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ लो, मैं 5 से 10 करोड़ रुपए सरकार को खिला दूंगा और ये सरकार वाले दोबारा मुझे वीसी लगा देंगे। इस सरकार वालों ने दोबारा इसको वीसी बनाने का काम किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार के अंदर आ रहे हैं। हिसार में आने के बाद हम बड़ा बड़ा उनका स्वागत करते हैं। जो प्रधानमंत्री देश का जो राज्य है वो राज्य हिसार के अंदर, हमारे छोटे शहर के अंदर आ रहे हैं। हम हमारे देश में जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और जिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी की कल जयंती है, उन्होंने संविधान में जो हमें यह हक दे रखा है आर्टिकल 19 के पैरा 1 के थ्रू, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं वहां पे जाऊंगा और वहां जाने के बाद हिसार के सभी प्रशासन के अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मुझे ना तो कोई विरोध करना, मुझे बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री हमारे हिसार शहर के अंदर आने लग रहे हैं, कुछ देख हिसार को वो जाएंगे। मेरा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिलवाया जाए और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज के अंदर इस वीसी के खिलाफ कार्रवाई करके ना सिर्फ इसको निलंबित करने का काम करे, जो इस आदमी ने 2-3 हत्याएं करवाई है, जो इस आदमी ने 200 करोड़ से ऊपर घपला करवा दिया, जो इस आदमी ने, जो यूजीसी की एक और गाइडलाइन है कि वीसी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर होता है उसके परिवार का दूसरा सदस्य उस यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी नहीं लग सकता। अपनी खुद की पत्नी को इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस स्कूल का डायरेक्टर बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। अपनी पत्नी को हाउस अलायंस वो सरकार से ले रहे, जिसका बार बार सरकार ने इनके ऊपर वो केस भी किया हुआ है, सारी चीज करी हुई है। इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाए। आज तक इसने जो भी चीज करी है इस वीसी, इस करमल मलिक के खिलाफ हमें कार्रवाई करवानी है। दूसरी चीज, मुझे एक जीजू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करनी है। आप सबने देखा होगा जीजू नरसिंह बिश्नोई, उसके खिलाफ हमने बार बार ज्ञापन दिए, बार बार हमने चीज करी, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंसल्टेंसी घोटाला जीजू यूनिवर्सिटी में, भर्ती घोटाला जीजू यूनिवर्सिटी में, ऐसे ऐसे मैं आपको सारा ज्ञापन दे दूंगा। जितनी भी जीजी और एचयू की डिमांड है, और साथ में जो हमने हमारे ज्ञापन के अंदर पूरा हमने एक लाल डायरी तैयार करी हुई है पूरे हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट विषयों के खिलाफ, इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। अगर सरकार कार्रवाई अभी भी नहीं करती है, अपनी कुंभकर्ण नहीं सोई रहती है, तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं। आज ये सिर्फ एक हिसार का आंदोलन नहीं, आज ये हरियाणा प्रदेश का आंदोलन है। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, पूरा आईएसओ संगठन, साथ में सारे सामाजिक संगठन, चाहे हमें हमारी जान देनी पड़े, इन भ्रष्ट विषयों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत के अंदर। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अपने यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, आपके सदन से थोड़ी दूर भाजपा का ऑफिस है, और उस ऑफिस के आगे कल अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो एक इलीगल तरीके से लगे हुए होर्डिंग पराग में, जिसको उतारने के लिए कोई बिजली का कर्मचारी नहीं था, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, और पूरे शहर में इस तरीके के बोर्ड लगाए गए हैं। जब सबको पता है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे आएंगे और चले जाएंगे, तो शहर में इतना पैसा जो 700 पे लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं जी, मैं आपको बताऊं, नगर निगम के अंदर एक रूल होता है कि अगर आप बस स्टैंड से लेके ये क्या कहते हैं डाबड़ा चौक तक, ये एरिया स्पेसिफाई है, आप सिर्फ इतने एरिया के अंदर सरकार की परमिशन लेके 6000 रुपए नगर निगम की फीस भर के आप अपने होल्डिंग लगा सकते हो। अकेली बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे हिसार के अंदर, आप तो यहाँ की बात कर रहे हो ना मनोज जी, आपके और मेरे घर के सामने भी ये बोर्ड लगा सकते हैं, और अगर हम इनका बोर्ड हटा देंगे देशद्रोह का हमारे ऊपर केस भी कर सकते हैं। आज यहाँ पे आग लगी, कुछ भी हादसा हो सकता था, ठीक है। आज नगर निगम अगर कोई अच्छा इंसान है अपना कोई छोटा सा होल्डिंग लगा रहे हैं, उसके ऊपर ये जुर्माना लगाते हैं 30-30 हजार रुपए का, उसको तारीख भुगतनी पड़ती है, एसडीएम कोर्ट में पेश होना पड़ता है। लेकिन ये सरकार के आदमी अनऑथराइज्ड इलीगल तरीके से पूरे शहर के अंदर होल्डिंग लगा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो नगर निगम की संस्था है उसको हमें खट्टर या फिर नायब सिंह सैनी या मोदी संस्था नाम दे देना चाहिए। ये सारे बिक चुके हैं। ये रूल रेगुलेशन सिर्फ हमारे ऊपर लागू होते हैं, आपके ऊपर लागू होते हैं, आम आदमी के ऊपर लागू होते हैं, और ना सिर्फ होल्डिंग का मुद्दा। आपने एक चीज देखी है, कल थोड़ा सा टेंट फट गया था वहां पे, और वो टेंट फटने के बाद जितने भी अधिकारी थे, ना सिर्फ हिसार के, आपने नोट हो तो ऑल ओवर हरियाणा के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, 50 गाड़ियां वहां जाकर निरीक्षण करती है। लेकिन जो 4 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, जो बार बार चीज दिखाई गई थी कि 4 दिन लगातार बारिश आएगी, किसानों को कुछ भी नुकसान हो सकता है, ये अनाज मंडियां यहाँ पे भरी पड़ी है हमारी गेहूं की, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज किसान मर रहे हैं, राजनीति किसानों की कर रही है, मारिए किसानों को रही है। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, सेक्टर रेट आज -6.8% है, आज किसान मर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा करा था, आपको याद हो तो 2019 से 2014 इलेक्शन के अंदर, हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान की आय दुगनी करने के लिए 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ सेक्टर रेट होना चाहिए, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है -6.8% है। आज 40% हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर है, जो पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा है।
आप सबके सामने एक बात कहता हूं, 6 महीने बाद सच्ची साबित होगी, आपके सामने बैठे हूं, 6 महीने के अंदर 70% बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर होने वाला है। हरियाणा आज खत्म होने वाला है। ऐसे ऐसे हजारों मुद्दे हैं। मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करी है, भ्रष्टाचार की बात करी है, रीएम्प्लॉयमेंट की बात करी है, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं बोलने लग गया ना, शाम आपको हो जाएगी, रात मेरे को हो जाएगी, ये मुद्दे कभी खत्म नहीं हो सकते। बताइए, जैसे प्रधानमंत्री के सामने आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको अलाउड नहीं किया गया, पहली बात तो ये पूछना चाहूंगी कि तवज्जो आपको दिया जाएगा, और नहीं दिया गया तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाला कल जाके मैं ऐसे ना करूं। एक छोटा सा इतिहास की हमारी बात अंदर रहती है, जहां इतिहास से हमारे भविष्य की परिकल्पना होती है। किसी टाइम में हमारे देश के अंदर राजाओं का शासन था, राजतंत्र चलता था। उस समय हमारे देश के जो राजा थे, महाराजा थे, वो राजा दुष्यंत थे। राजा दुष्यंत के महल के बाहर रात को 2 बजे उनकी पत्नी उनसे मिलने जाती है। शकुंतला जाके ऐसे कहती है, ये महाराज दुष्यंत का मकान है। बाहर खड़ा हुआ एनएसजी कमांडो ऐसे कहते हैं, बोला हाँ जी उनका मकान है। बोला क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? तब एक बात आती है, इट इज योर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। आप बिल्कुल मिल सकते हो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप अपने राजा से कभी भी कहीं भी मिल सकते हो। रात को 2 बजे घंटी बजाओ, सोया हुआ दुष्यंत उठ के वहां से बाहर आएगा। ये हमारी डेमोक्रेसी थी, ये हमारा सब चीज था, ये हमारा लोकतंत्र था। हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की पहली पंक्ति ये है, वी द पीपल। ठीक है, इस तरीके से हम तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, मैं तो प्रशासन से ये कह रहा हूं, अगर आप मोदी जी से हमें ना मिलवा पाओ कोई बात नहीं। जब ये लोग वोट मांगने हमारे पास आते हैं, उस टाइम ये हमें पता नहीं क्या मानते हैं, बाद में हम कीड़े मकोड़े इनके सामने हो जाते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से मेरा ज्ञापन जो मैं शांतिपूर्वक जा रहा हूं उसको पहुंचाओ तो सही, कम से कम। आप मुझे एक बात बताओ, 10 बार मैंने जाके मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको ज्ञापन दे दिए, मैंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे दिए, मैंने श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री को ज्ञापन दे दिए। जब बार बार हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जब हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, जब साइंटिस्टों की तबादला हो जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक अशोक ग्रोवर नाम के वो है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। डॉक्टर अशोक ग्रोवर अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर है। डॉक्टर अशोक ग्रोवर ने जिस समय बीजों की कालाबाजारी के ऊपर इनके नकली बिलों के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था, अशोक ग्रोवर की मेवा ट्रांसफर कर दी। ये दलितों के खिलाफ का वीसी है, ये आपके सामने कहता हूं मैं। जो दलितों के यहाँ पे जो बार बार ऐसी बीसी समाज से हमारे लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर करोड़ों का इस वीसी ने घपला कर दिया। डॉक्टर अशोक ग्रोवर की सिर्फ यही गलती थी, जो खुद इस वीसी ने अशोक ग्रोवर को बंद कमरे में कहे, बोला तू जिस समाज से आता है उस समाज से मुझे नफरत है, उनकी ट्रांसफर कर दी। ये सब चीजें बाबा अंबेडकर साहब की जयंती के ऊपर हमें बताने का फर्ज बनता है। प्रशासन कोई तरीका निकाले, इस सारे का डीसी कोई तरीका निकाले। मैं कल डीसी साहब से मिलने गया था, ज्ञापन देने गया था, परमिशन लेने गया था, मिला ही नहीं। ना मुझे एसपी साहब मिले, ना मुझे एसडीएम साहब मिले। बोला कहां जा रही है? बोला प्रधानमंत्री की तैयारी में जा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकालो, मेरा ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ। मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहा। जो हमारे संविधान ने मुझे अधिकार दे रखे है, उसी अधिकार से जाके इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जाके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं वहां ज्ञापन देके आऊंगा। अन्य आप गिरफ्तार करो, आप मेरे को जेलों के अंदर कर दो, इससे बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं सरकार से, मुझे आतंकवादी साबित करके मेरा एनकाउंटर करवा दो, मुझे मरा दो, लेकिन जब तक बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। मैं अपने मरते दम तक सवाल तुमसे पूछूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता।